हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सीबीएसई के क्वेश्चंस और सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, तो उसमें हमने देखा है कि आज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बदल रहा है। तो स्लोली स्लोली सीबीएसई भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इनबिल्ट कर रही है अपने पेपर्स के अंदर। तो सिमिलर तरीके से अगर सीबीएसई अपग्रेड कर रही है तो हमें हमें भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसको अपग्रेड करने के लिए हमने जैसे कि एक बूट कैंप सीरीज स्टार्ट की थी 10th क्लास की, सिमिलर तरीके से हम 11th क्लास की बूट कैंप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जिसमें एमसीक्यू और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बिल्कुल ये मान लीजिए हार्ट एंड सोल ऑफ द 11th क्लास और 12th क्लास का पूरा फाउंडेशन इस इकलौते एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा मेन टास्क आज क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे पर थोड़ा करेंगे, और वो भी क्या होगा, क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे कि जिसमें हमें पता चले कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, कैसे कैसे उनको टैकल करना होता है। ठीक है, तो हम दूसरों से आंसर ना पूछे, अपने आंसर खुद क्रिएट करें, ये एबिलिटी जनरेट करनी है। जब ये हो गया तो मौज आ जाएगी जीवन में, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं आज तक, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादातर मिलते ही नहीं है, इनके सोर्सेज भी नहीं मिलते। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस पॉसिबल बन पाए हैं उतने हमने बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें ये जो स्टेटमेंट्स है ना, बार बार इनको स्टेटमेंट्स को देखने की आदत होती है कि ये स्टेटमेंट लिखी आए, तो इसलिए बोर्ड के पेपर में लिखी भी आती है। डिट्टो एग्जैक्ट सेम कटिंग है जो बोर्ड के पेपर में आई हुई है। तो हमारा तो मेन मेन मोटिव, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को रख लेते हैं, पर क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले बात तो ये पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क जो हमारा क्या होना चाहिए ना, हम सबसे पहले काम करेंगे कि सर सारी कहानी के अंदर है ना, हमें एक बात समझ में आ रही है कि दो स्टेटमेंट है ए और आर। सबसे पहला काम तो एक काम करिए कि दोनों को इंडिविजुअली चेक करिए, क्या दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिविजुअल इकलौती, क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तब तो मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा। अगर इनमें से एक भी गलत आ गई, मान लीजिए असर्शन गलत आ गया, रीजन ट्रू आ गया, तो दूर से समझ में आ गया आपका ऑप्शन सी और डी ही सही हो सकता है। यानी कि अगर आपने इंडिविजुअली चेक करा और पाया कि कोई एक गलत है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे ए और बी तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी ही सही हो सकता है। फिर सी और डी में देख लिया कि कौन सा गलत है, आइडेंटिफाई कर लिया। मान लो असर्शन अगर ट्रू हुआ तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और अगर असर्शन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप, असर्शन रीजन को इंडिविजुअली चेक करेंगे क्या ये दोनों दोनों अपने आप में ठीक है। अगर अपने आप में ठीक हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने असर्शन रीजन में चेक कर लिया कि दोनों दोनों अपने आप में क्या है, करेक्ट, तब आप बोलेंगे कि यहीं कहीं समझ में आता है कि सर ऑप्शन सी और डी तो कट गया। तो अब खेलेंगे हम 50-50, कौन बढ़िया करोड़पति वाला। ठीक है, अब 50-50 के लिए तो लास्ट में बच गए ए और बी ऑप्शन। अब सी और डी अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ए और बी होगा। अगर ए और बी होगा तो इनमें से मुझे चेक करना है क्या जो रीजन लिखा है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बस ये पता लगाना है। तो यानी पूरी कहानी का सार किसके ऊपर है, चेक करना कि एक्स जो असर्शन है और जो रीजन है, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की है या नहीं है। तो यानी कि अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज समझते ही अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। हमने पहले से देखा कि सर जो ये ना असर्शन वाली स्टेटमेंट थोड़ी लंबी सी लग रही है, रीजन वाली देखो। रीजन वाली क्या पता जल्दी समझ में आता है। तो मैंने रीजन वाली स्टेटमेंट देखी। रीजन वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई जो है ना किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो यानी कि एक्स और वाई को दो वेरिएबल मैंने मान लिए और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, कांस्टेंट फिक्स है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, तो मैं मान लेता हूँ बराबर किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ ना तब वो दोनों वेरिएबल्स जो है ना आपस में क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो सर दूर से दिखाई नहीं दे रहा क्या ये, अगर x इंटू वाई बराबर k है तो ऐसे दूर से दिखाई दे रहा है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाय x। तो क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। तो इतना तो भाई देखते ही समझ में आ गया। यानी कि एक बात तो समझ में आ गई, रीजन वाला जो पार्ट है ना वो ट्रू हो गया। रीजन वाला पार्ट ट्रू हो गया। अब सारी कहानी असर्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, असर्शन को देखते हैं एक बार। हम चेक कर रहे हैं इंडिविजुअली क्या ये अपने आप में ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि L1 और L2 दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, बराबर। ठीक है, तो ये इसकी L1 थी, ये इसकी L2 थी, लेंथ ऑफ आर्क जो दे रखी थी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो दोनों दोनों की थी वो क्या है, इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की इक्वल होगी तो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दे रखी है। अब लेंथ ऑफ आर्क और थीटा के बीच में रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर।
ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है तो अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, थीटा इंटू आर आएगी, एल की वैल्यू थीटा इंटू आर आएगी। तो आपने दिमाग लगाया, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर थीटा वन इंटू आर वन कर देंगे, ये थीटा टू इंटू आर टू कर देंगे। थीटा वन की वैल्यू कितनी रखी है, 60 डिग्री। यहाँ पर आर वन की वैल्यू कितनी रखी है, कुछ नहीं। थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 75। यहाँ पर कितना दे रखा है, आर टू। तो अब एक बच्चा बोला सर यहाँ पर डिग्री दे रखा है, यहाँ पर डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो पर हमने तो बोला था कि जो डिग्री होती है वो तो एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है रेडियन मेजर। तो हमारा मेन काम होगा कि पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो 60 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे इंटू आर वन इक्वल टू कितना, 75 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे इंटू में आर टू। अब जो सबसे पहले भोलू बच्चा होता है ना, बड़ा भोला होता है, वो क्या करता है भाई कि सर मैं इसको ऊपर नीचे काटूंगा, पहले पहले 0 को 0 से काटूंगा, फिर 6 को 18 से काटूंगा, ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं करना, दूर से समझ में आ रहा है कि दोनों दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा, कांस्टेंट नंबर है, आमने सामने सेम सेम है, उड़ा दे, मौका मत दे, उड़ा दे। ठीक है, उड़ाते फिर क्या हुआ, तो आर वन बाय आर टू का जो रेशियो अगर मैं निकालू यहाँ से तो आएगा 75 बाय 60। अब इसको आसानी से काट सकते हैं 15 के टेबल से, 15 5 जा 15 4 जा, और यहाँ पर कोइंसिडेंटली ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सेम यही बोल रहा है। तो इसका मतलब जो क्या है, दोनों दोनों पार्ट जो है, ये बात समझ में आ गई भाई कि असर्शन और रीजन दोनों अपने आप में करेक्ट है। यहीं से समझ में आ गया कि ऑप्शन सी और डी तो भाई हो ही ना सकता, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो अब क्या बचा, अब एक बात बची कि भाई असर्शन रीजन तो क्या हो गया, असर्शन रीजन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकता। तो सी और डी जैसे ही ऑप्शन गए, ऑप्शन सी और डी गए, तो क्या बच गया, ए और बी बच गया। अब मुझे देखना है कि क्या रीजन वाले की हेल्प से असर्शन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है और बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। और ये आपकी ट्रिक भी बनेगी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। आगे देखते हैं। देखिए, अब मुझे चेक करना है कि क्या रीजन, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, यस और नो। ये देखते ही हमारा ऑप्शन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब रीजन वाले पे चेक करते हैं, क्या रीजन वाले की हेल्प से, अब याद रखना है, क्या रीजन की हेल्प से कुछ भी करके मैं असर्शन को जस्टिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर मैं कर पाया तो ऑप्शन ए, नहीं कर पाया तो ऑप्शन बी। तो देखिए, रीजन में लिखा हुआ है कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, कोई कांस्टेंट। अगर x इंटू वाई कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बाय एक्स, यानी कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय एक्स के। तो क्या कुछ ऐसा दे रखा है कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई किसी तीसरे के बराबर दे रखा हो और उसकी वैल्यू फिक्स हो, क्या ऐसा कुछ है। ध्यान देखते हैं, क्या क्वेश्चन में भी हमने प्रूव नहीं करा था कि L1 की वैल्यू थीटा आर होती है, L इक्वल टू क्या होता है, थीटा आर। L इक्वल टू थीटा आर होता है, हमने देख लिया। अगर L इक्वल टू थीटा आर होता है और क्वेश्चन में बोला है L क्या है, सेम। अरे L क्या है, सेम। अरे L सेम है तो इसका मतलब दोनों केस में L क्या आएगी, सेम आएगी। अगर दोनों केस में L सेम है इसका मतलब L की वैल्यू क्या होगी, फिक्स। L की वैल्यू फिक्स होते ही तो हमने देख लिया सर ये तो बिल्कुल सेम बन गया, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, और ये नंबर क्या होगा, वो सेम वाला हो गया। तो अब इसका मतलब थीटा और r के अंदर क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो देयरफॉर थीटा और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब जो थीटा का रेशियो होगा और r का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो थीटा का रेशियो निकालू मैं, 60:75 का रेशियो कितना आ रहा है, 4:5 का रेशियो आ रहा है। तो क्या इसकी हेल्प से मैं r का रेशियो निकाल सकता हूँ, हाँ। वो कितना आएगा, 5:4 आएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होगा उसका। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/r हो गया, ठीक है। तो थीटा का जो रेशियो होगा वही r का रेशियो हो गया, तो 5:4। तो ये इससे समझ में आया कि सर कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को क्रिएट करते हुए मुझे बड़ा मजा आया था, बिल्कुल। तो जैसे ही आपने देखा कि एक्सप्लेनेशन क्या है, करेक्ट, और यहीं की यहीं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अपना परचम लहराते हुए आपका ऑप्शन ए पूरी तरह क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भाई क्वेश्चन बड़ा मस्त था, ठीक है, स्वाद आ गया बिल्कुल सबसे लास्ट में करते करते। तो वहीं के वहीं सी और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर गलती से ऑप्शन ए और सी क्या हुए, सॉरी, दोनों असर्शन रीजन क्या हुए, करेक्ट हुए, तब जाके हमें रीजन के बारे में सोचने की जरूरत है। अदरवाइज डायरेक्टली ब्लंटली आप रीजन वीजन नहीं सर्च मारेंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अब ऑप्शंस की तरफ नहीं देखना, अब ऑप्शंस आपको डराएंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ऑप्शन की तरफ। देखिए भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला सम ऑफ द sin x एंड cos x vanishes in the fourth quadrant, then their product is 1 - 1/2
फिर रीजन दे रखा है कि ये इंटरवल दे रखा है, उसमें कॉसेस पॉजिटिव है नेगेटिव। आपने दूर से देखा कि सर असर्शन रीजन में से रीजन थोड़ा सा आसान लग रहा है समझना, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है 3π/2 से लेके 2π, इसका मतलब 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में। अगर एक्स की वैल्यू ऐसी है, ये इसके बीच में है, तो आपने दूर से बोलिए सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन राजा होता है, कॉस राजा होता है। कॉस क्या होता है, राजा। तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अच्छा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या उसके अपोजिट की वैल्यू, वो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी? हाँ, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या स्टेटमेंट करेक्ट हुई भाई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे सारे। रीजन क्या हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। रीजन क्या होगा, करेक्ट। रीजन करेक्ट हो गया। अब एक बार असर्शन को भी ढूंढना है, क्या असर्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे काम, क्योंकि अब हमें आ गया जोश, ठीक है। ठीक है, तो हाउ इज द जोश आर्मी, तो आप बोल देना बिल्कुल कमेंट्स में कैसे जोश चल रहा है, बिल्कुल। तो आगे देखते हैं। तो असर्शन के बारे में बोला हमने, असर्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो सम है ना, ठीक है, जिसमें एक्स चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है। तो साइन एक्स और कॉस का जो सम है ना चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, क्या है, 0। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन एक्स और कोसेस का जो सम है, ठीक है, वो वैनिश कर रहा है। वैनिश का मतलब क्या होगा, 0। पर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर साइन एक्स और कोसेस का सम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, 0, तब साइन एक्स और कोसेस का मल्टीप्लाई -1/2 आएगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, तब तब क्या होगा, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो मल्टीप्लाई आएगा ना, वो -1/2 आएगा। स्टेटमेंट हमने रिफ्रेम कर दी, ठीक है। हमने क्या बोला भाई, हमने बोला कि तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 आएगी। अब देखिए क्या ऐसा हो सकता है, तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं जस्टिफाई। तो sin x की वैल्यू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ cos x हो जाएगी इस वाली इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो क्या मैं tan x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, कैसे निकलेंगी, sin x इक्वल टू क्या है, -cos x। तो sin के अपॉन में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। आंसर कितना आया, -1। तो क्या मैं इससे बोल सकता हूँ कि tan x की वैल्यू -1 आ गई। पर याद रखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। tan x की वैल्यू कितनी है, -1/4। tan x की वैल्यू tan x की वैल्यू कितनी है, -1। tan x की वैल्यू अगर -1 है, तो हमने देख लिया सर tan x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा काम करना है, क्योंकि tan x की वैल्यू -1 आई है, ठीक है। तो हमने दिमाग लगाया सर ये x का कौन सा एंगल हो सकता है। tan x की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है भाई, सेकंड में होती है और फोर्थ में होती है। तो या तो हम सेकंड में चले जाएं या हम फोर्थ में चले जाएं, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो हमने बोला सर tan x की वैल्यू जो नेगेटिव होती है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड में काम करिए, एक एंगल कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, जिसपे पॉजिटिव होगा, थीटा वो चुनिए जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा। पॉजिटिव आंसर किस पे आता है, π/4 पे आता है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ से, हमने देख लिया सर 3π/4 एक एंगल आ गया, इसमें एक्स की वैल्यू निकल गई 3π/4। तो बस फिर तो tan x की वैल्यू -1 आ रखी है, ठीक है। tan x की वैल्यू -1 आते ही तो मैं एंगल पास चला कितना, 3π/4। तो एक काम ना कर लो, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, sin x इंटू cos की वैल्यू निकालनी है। तो आप sin x इंटू cos निकालो, ठीक है। तो वैल्यू निकालो इसके अंदर, साइन 3π/4 और cos 3π/4, ठीक है। ये क्या देगा, साइन पाई माइनस π/4। बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगला वाला क्या देगा, cos पाई माइनस π/4, ठीक है। तो हमने देख लिया, पर सर इससे तो हमने निकाल लिया। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। वैल्यू कितनी आती है, साइन π/4 आएगी। cos पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में वैल्यू नेगेटिव होती है, तो cos π/4। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 1/√2। वहां से वैल्यू कितनी आई, -1/√2। तो आंसर कितना आया, फाइनल आंसर इज -1/2। दूर से समझ में आ रहा है भाई, ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर भी हमने असर्शन और रीजन दोनों को करेक्ट पाया। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, तो सर इसका मतलब तो अब ये हो गया कि अब ये देखना पड़ेगा कि असर्शन रीजन अगर करेक्ट है ना, तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमें देखना है कि क्या ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नीचे वाला जो रीजन लिखा हुआ है, क्या इसकी कोई नीड पड़ी है, ठीक है। तो 3π/2 से लेके ये, तो हमने देखा cos x की वैल्यू और sin x sec x की वैल्यू, ठीक है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्या ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कहीं पर भी इस फैक्ट को यूज करा हमने, फैक्ट को तो यूज करा ही नहीं। तो अगर फैक्ट को यूज नहीं करा तो उसका मतलब तो ये हुआ कि फैक्ट अपने आप में है तो ठीक, पर भाई ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा असर्शन में, ये तो एक्सप्लेनेशन गलत दे रहा है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी फॉर बिग बॉस यही ठीक है भाई। तो आपने देखा कि भाई पहली वाली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक, दूसरी वाली स्टेटमेंट है ही ठीक।
ठीक है, तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक मिला, पर असर्शन ठीक मिला, रीजन ठीक मिला, पर एक्सप्लेनेशन जो आ रही है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अलग है, ठीक है, पर इंस्पायर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, बनाया गया क्वेश्चन एनसीईआरटी की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पी की वैल्यू दे रखी है इतनी और ये दे रखी है इतनी। तो जैसे कि हमने देखा ही है कि असर्शन और रीजन में दोनों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि असर्शन रीजन दोनों अलग अलग दे रखे हैं। तो हमने बोला कि सर असर्शन रीजन में से ना ये रीजन वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा बहुत कुछ अपने 10वीं से मिला मैच होता दिखाई दे रहा है। तो क्या 10वीं का यूज भी हो सकता है 11वीं के अंदर? हाँ भाई, कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो 10वीं के एग्जैक्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं मैं, ठीक है, तो x इक्वल टू a प्लस रूट पी लिखा है। a कोई इंटीजर है, ठीक है, अच्छा p कोई प्राइम नंबर है, बहुत बढ़िया। फिर वो बोल रहा है कि सर जो ये x होगा ना, फिर जो ये x होगा, x p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सर ये कहीं वैसा तो नहीं है जो 10वीं क्लास में था, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, 5 + 2 √2 इज इरेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन। भाई लग तो बिल्कुल सेम रहा है। तो क्या मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे याद आ रहा है एक फैक्ट याद आ रहा है कि रूट पी जहां पर पी प्राइम हो, रूट पी जहां पर पी प्राइम हो, तो वो क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो सर इररेशनल नंबर हो गया तो ठीक है। फिर एक बच्चा बोला सर इसका तो प्रूफ था बड़ा लंबा सा, अब मैं प्रूफ थोड़ी करूंगा पेपर में। तो भाई दिमाग लगाना, ठीक है, यहाँ पर एक दिमाग लगा कि एक इरेशनल नंबर में अगर कोई इंटीजर जोड़ दे, किसी इरेशनल नंबर के अंदर कोई इंटीजर जोड़ दे, तो हमेशा क्या होता है? वो इरेशनल नंबर ही होता है। पर करेंगे किसको, कैसे? अरे कैसे करेंगे? सिंपल सी बात रखेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये क्या होता है? इंटीजर टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? वो टर्मिनेटिंग, रुक जाएगा भाई। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर ले तो हमेशा क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा ना, और नॉन रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में अगर ऐड करेंगे तो फाइनली तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, तो इरेशनल नंबर ही हुआ। तो उसका दूर से समझ में आ गया भाई, ये जो रीजन है, ठीक है, नहीं याद बड़ी दिला दी बिल्कुल। ठीक है, थोड़े जख्म हरे कर दिए इसने। ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप रिवाइंड भी कर सकते हो पीछे वालों को। ठीक है, और अदरवाइज आप इतने फैक्ट को भी याद कर लेंगे तो भी आपको क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा कि कभी भी कोई इंटीजर और कोई ऐसे करके इरेशनल नंबर अगर जोड़ रखा हो तो एक्स की वैल्यू आएगी इरेशनल, और इरेशनल नंबर वही होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई, रीजन करेक्ट है। अब आइए असर्शन के ऊपर, रीजन करेक्ट है, आइए असर्शन के ऊपर। ठीक है, तो असर्शन के ऊपर आते हैं तो देखते हैं भाई। तो असर्शन के ऊपर आते ही तो हमने क्या बोला? हमने एक बात बोली कि भाई असर्शन के ऊपर आइए। तो असर्शन में हमने क्या देखा? सर पी की वैल्यू जो लिखी हुई है ना, इसमें कॉट 5π/12 लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है tan 5π/12। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सर इसमें एक्चुअली ना मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने सिंपल सी बात देखी, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो 5π/12 तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं अगर मैं, ठीक है, तो 5π/12 एक्चुअली होता कितना है? π/12 अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो 180/12, तो ये कितना हो गया? 15 डिग्री। ये कितना हो गया? 15, और 15 के अंदर कितना मल्टीप्लाई करा है? 5, तो इसका मतलब कितना डिग्री हो गया? वो 75 डिग्री हो गया। इनडायरेक्टली वो ये tan 75 डिग्री की बात कर रहा है। और tan 75 डिग्री कितना होता है? मैंने निकाला हुआ है, ये 45 + 30 के बराबर होता है। अच्छा इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये tan 45 हो गया, और ये कितना हो गया? tan 30 हो गया। 1 - tan 45 और tan 30 हो गया, बस फिर तो ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? 1/√3। ठीक है, ये कितना होगा? 1 - 1/√3। तो हमने इतना कर लिया, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो इतना तो हमने कर लिया भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची इसकी, उसे निपटा लेते हैं। तो जो क्वेश्चन का लेवल है कितना उठ सकता है, हमने अपने अकॉर्डिंग, तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिला? इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? √3 + 1 बाय √3, √3 - 1 बाय √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? √3 + 1 बाय √3 - 1। पर इससे फील गुड नहीं हो रहा,
थोड़ा सा और रैशनलाइज करिए इसके। जब रैशनलाइज करेंगे आप इसे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इनसे क्या आ जाएगा, √3 - 1 √3 + 1, बिल्कुल 9वीं की याद। ठीक है, आपके साथ ध्यान से देखिए, √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, 2√3 आ जाएगा, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, 3 + 1 + 2√3 डिवाइड बाय कितना आएगा, 3 - 1। तो आपने देख लिया, ऊपर आ गया 4 + 2√3 और नीचे कितना आ गया 2। ऊपर से 2 कॉमन निकालिए, नीचे से काटिए। ठीक है, 2 कॉमन निकाला और उड़ा भी दियो, तो आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया भाई हमारे पास 2 + √3 आया। तो अब बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि दोनों दोनों की वैल्यूज एक बारी में ही वहीं के में लिखने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्टली नहीं करते इस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना कर दिया, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। जो बच्चा इसको, अब देखिए ध्यान से कैसे करेगा, देखिए ध्यान से, ये tan 75, ये cot 75, तो tan 75 की वैल्यू कितनी आई है, 2 + √3। तो क्या मैं दोबारा cot 75 की वैल्यू निकालना स्टार्ट करूंगा, अरे ना भाई, इसको लिख दे 1/, में 2 + √75। अभी भी बच्चे इतने बावले हो जाते हैं कई बार, तो भाई इसके बाद वो बच्चे कर देते हैं एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम, अरे भाई छोड़ दे, क्यों क्वेश्चन का कत्ल कर रहा है, रहने दे। तो ये मत करियो, अगर इसने ये करा वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन और लंबी पड़ देगा, क्योंकि जैसे उसने ये करा तो वो इस स्टेप पे आ जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर +1/2 + √3। भाई ऐसे करेगा तो फिर दोबारा रैशनलाइजेशन में फंस जाएगा, क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में खत्म ना होगा फिर यो। ठीक है, क्वेश्चन हटाना है तो उसको ठीक करने का तरीका है, चलिए ये देखते हैं। तो ये वाली अप्रोच आप बिल्कुल भी ना लगाएं, ये ही ना करना बस, बाकी सब कर लियो, ये मत करियो बस। तो क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। देखो, तो हमने बोला सर tan 75 है, ये cot 75 है, तो सर ये तो आसान हो गया, tan 75 और cot 75 कितना हो गया, tan 75 की वैल्यू कितनी होती है, 2 + √3। इसको लिख सकते हैं 1/, में 2 + √3। तो एक काम करो ना, इतने से ब्रैकेट का ही करना, कर लो रैशनलाइज, तो 2 - √3, 2 - √3। तो आपने बोला ये 2 + √3 हो गया, ये 2 - √3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 + √3। अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, आपने एक बार खुद ट्राई कर दिया तो भाई कैलकुलेशन उड़ी जाएगी पूरी। तो 2 + √3 और ये बन गया 2 - √3 और ये हुआ, ये कटा, तो आंसर कितना आया, 4। ठीक है भाई, तो हमने आंसर कितना लिया है, हम 4, तो देयरफॉर पी की वैल्यू कितनी आएगी, 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। और हमने पाया कि भाई क्वेश्चन तो पी की वैल्यू कितनी बोल रहा था, 4 ही बोल रहा था। तो इससे कहानी का सार क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि सर असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, पर क्या जो नीचे वाली चीज है, नीचे वाली चीज है, क्या ऊपर वाली लाइन को सपोर्ट कर रही है, क्या उसको सॉल्व करने में कहीं पे भी रैशनल इरेशनल के बारे में बताने की जरूरत पड़ी है, नहीं। तो यानी कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है भाई, तो इसका मतलब, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सारे के सारे बिग बॉस की तरफ इशारा कर रहे हैं, बी फॉर बल्ले बल्ले, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपने देख लिया भाई, तो मौज होगी भाई हमारी, अपने 3 क्वेश्चन कर दिए असर्शन रीजन के, तो 3 क्वेश्चन करते करते एल्गोरिथम तो दिमाग में बैठ ही गई होगी। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या बोलती है कि भाई साहब, सबसे पहले तो असर्शन रीजन को दोनों दोनों को अपने आप में देखो, क्या करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, अगर करेक्ट इनमें से कोई ना हुआ तो मौज होगी भाई साहब, ए और बी तो होगा नहीं, सी और डी में से हो सकता है, सी और डी में से हो सकता है, तो इसकी बात भी समझ में आ गई। अगर सी और डी में से हो सकता है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, तो चेक कर लो कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बात समझ में आएगी, सीओडी लग जाएगा फिर। अगर गलती से दोनों दोनों करेक्ट पाए तब आपकी कैलकुलेशन और बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ेगी तो फिर आपको देखना है कि क्या सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऑप्शन ए, और सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी। तो भाई इतनी सारी डिस्कशन में हमने थोड़ी बहुत रिवीजन भी कर ली है। अब क्योंकि क्वेश्चन तो हमने कैसे कर लिए हैं, थोड़े बहुत रीजन की कर लिए हैं, तो थोड़ा मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। चलिए आइए थोड़े एमसीक्यू करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसे। भाई हमने देखा कि cos 10 + sin 10, cos 10 - sin 10 = d लिखा हुआ है, तो d की वैल्यू निकालनी है। तो इनडायरेक्टली तो सारा क्वेश्चन इस पूरे पर डिपेंड करता है, तो यानी कि cos 10 + sin 10। तो देखो हमने क्वेश्चन में इतना तो देख लिया, अब हमें एक बात पता है कि क्वेश्चन में
चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन में डी की वैल्यू क्या दे रखी है, cos 10 प्लस sin 10, cos 10 माइनस sin 10 डिवाइड में दे रखा है। तो मैंने एक बात सोची कि भाई sin 10 की वैल्यू और cos 10 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो जब तक वैल्यू नहीं पता तो सोल्व नहीं कर सकते। तो पहला जो तरीका है जो बचपन में से सोचते थे कि भाई वो उससे तो सोल्व होने से रहा, तो क्या करें। तो एक काम करते हैं भाई कि क्या कुछ भी करके यहाँ पर 10 बनाया जा सकता है, यदि 10 बनाते हैं तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने क्या करा कि cos 10 प्लस sin 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, cos 10 से, तभी तो 10 बनेगा। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी हमने क्या करा, cos 10 से ही डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करा तो ये cos बारी बार दोनों के नीचे जाएगा, ऐसे ये वाला cos भी बारी बार दोनों के नीचे जाएगा। जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, cos 10 बाय cos 10 कट गया, sin 10 बाय cos 10 क्या बन जाएगा, tan 10 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, cos 10 बाय cos 10, यहाँ पर से कितना बनेगा, sin 10 बाय cos 10। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला सर ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो ये 1 प्लस tan 10 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 10 डिग्री। तो भाई ये बात तो देख ली। अब पूरी कहानी के अंदर ये सारी पूरा एक्सप्रेशन है क्या, अगर थोड़ा सा आप इमेजिन करो, इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 10। तो ये कितना का 1 माइनस क्या, इसको मैं tan 45 इंटू tan 10 लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर इसको लिख रहे हैं तो सर इसको करने बनाने का फायदा क्या हुआ, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि रीजन हमें पता है कि tan a प्लस बी का ना एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो बोल रहा है tan a होता है प्लस tan b होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, इससे बिल्कुल डिट्टो सेम मैच कर रहा है। तो जैसे ही सेम मैच करेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 45 प्लस 10 डिग्री। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये tan 55 डिग्री हो गया। अब हम बिल्कुल भोले और बेचारे बनते हुए देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में देखा तो ना ऑप्शन ए हो रहा, हो तो बी भी ना रहा, और ना हो रहा सी, और ना हो रहा कुछ पे डी। तो जब बच्चा देखता है बिल्कुल तो ऐसे ही देखेगा ना बिल्कुल कि मैच तो कोई सा हो ही नहीं रखा, तो इसका मतलब तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, यही 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 गलत हो, यही गलत हो, यही नहीं करना बस, खाली ध्यान से देखिए। एग्जामिनर ने ट्रैप फंसाया हुआ आपके लिए। ठीक है, यू गॉट ट्रैप्ड। ठीक है, अब यही वो टाइम है जब आपको अपनी 10वीं के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। भैया अगर तुम पे इसके बाद ये समझ नहीं आ रहा ना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसका मतलब 10वीं में कहीं ना कहीं खोट है। ठीक है, तो उस 10वीं के खोट को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो हमने सिंपल सी बात बोली सर कि जहां पर 10 जो ये हिस्सा दे रखा है ना, कौन सा 10 वाला हिस्सा दे रखा है, तो मुझे पता है सर tan 55 डिग्री जो लिखा हुआ है ना, तो ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे tan को कॉट में चेंज करना है। अच्छा, tan को कॉट में चेंज करने का तरीका था हमारे पास, तो हमने अगर tan को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने लिखा tan, क्या मैं इसको 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ, हाँ। अब फिर यहीं कहीं हमने देखा कि सर ये क्या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू वाला फॉर्मूला बन गया। तो कैसे याद करते हैं, 90 माइनस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, और ये क्या है tan, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में। ये बिल्कुल 10वीं वाले तरीके से बिल्कुल। तो इससे क्या समझ में आया, ये बन जाएगा कॉट 35, और यहीं आते ही वी गॉट द आंसर डी, डी फॉर 10 का दम। तो हमने ये क्वेश्चन उड़ा दिया भाई, टोटली डिस्ट्रॉयड। तो ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करते ही तो ये हमें समझ में आ गया होगा भाई। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और थोड़े से अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सर इस क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल थोड़ा बहुत 10वीं जैसे लग रहा है, लग रहा है बस खाली। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन है दिखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी नहीं आती तो फॉर्मुलेज आपने ब्रशअप नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ध्यान से देखिए कि 10x की वैल्यू दे रखी है b बाई ए, और आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सर ये b की वैल्यू पुट करूं, मैं a की वैल्यू पुट करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। एक्सप्रेशन को तो पहले थोड़ा लिखते हैं। क्या लिखा है, a प्लस बी बाय ए माइनस बी। फिर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा लिखते हैं, a माइनस बी बाय ए प्लस बी। दूर से देखते ही सर एलसीएम की फील आ रही है, तो जो फील आ रही तो भाई फील ले जा, मौका मत छोड़ बिल्कुल भी।
ठीक है, तो फील लेते आपने दिखाई दी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर रूट पूरे का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम तरीके से रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो क्या क्या लिख देंगे, इसको a प्लस बी लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे a माइनस बी अपॉन नीचे का बन जाएगा a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको बोल रहे हैं सर ये b से b तो उड़ ही गए हो। ठीक है, b से b उड़ते ही आपने क्या बोला है सर, तो 2a हो गया, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर अभी भी थोड़ा फील गुड ना हो रहा, क्योंकि ना तो मुझे a की वैल्यू पता ना b की वैल्यू पता, पर ये तो पता है कि मुझे b बाय a अगर बन गया ना तो मौज हो जाएगी, b बाय a ही है इस क्वेश्चन के ताले की चाबी। तो अगर मैंने b बाय a बना दी तो बात बन गई। तो देखो b बाय a बनाने के लिए मैंने क्या करा कि डिवाइड कर दिया a से, तो ऊपर वाले को भी a से डिवाइड कर दिया, तो नीचे वाले को भी मैं a से डिवाइड कर दूंगा। अब ये बिना रूट के है, ठीक है, आपने देखा भाई ये वाला पार्ट बिना रूट के दे रखा है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो बिना रूट के है, अगर वो रूट के अंदर जाएगा तो पावर क्या जाएगी डबल। कैसे, मुझे पता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर जब होता है तो बाहर आने के लिए वो पावर क्या होती है आधी, तो बाहर आने के लिए आधी होती है, तो अंदर जाने के लिए कितनी हो जाएगी डबल। ऊपर क्या हो रही है आधी, क्या हो रही है ऊपर हाफ हो जा रही है, ऊपर हाफ हो रही है तो नीचे क्या होगी डबल हो जाएगी। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पर लगाया, तो क्या बोला इसे, ये 2 बन गया, नीचे क्या बन गया स्क्वायर रूट a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये मौज होगी, 2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट 1 माइनस b बाय a का होल स्क्वायर, और ये क्या है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर x। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बन गया, पर सर ऑप्शन तो फिर भी मैच ना कर रहा, इसका भाई थोड़ा सा और एफर्ट मारना पड़ेगा, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं आंसर के, बिल्कुल नजदीक आंसर के, थोड़ा सा और एफर्ट मारना है एंड वी विल विन। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और देखेंगे इसे, थोड़ा सा एफर्ट और मारना है। अब सर आंसर में कहीं भी tan तो दे नहीं रखा, इसका मतलब साइन कोस में कन्वर्ट कर रखा है, साइन कोस में कन्वर्ट करिए इसे, साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो एमसीक्यू में हम tan x पूरा लिखने के बजाय t लिख सकते हैं उसके साथ, ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। अब नीचे नीचे एलसीएम ले ले भाई जल्दी, तो ये क्या बन गया सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब नीचे वाला पार्ट का तो रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो, तो 2 स्क्वायर रूट सी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू को तो मुझे दूर से दिखाई दे रहा है कि 2 कोसेस बन गया, जैसे ही न्यूमरेटर 2 कोसेस दिखा तो भाई दूर से दिख जाएगा, अगर 2 कोसेस दिखाई दिया ना, ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है, और चौथा ऑप्शन कट गया। अब बचा ये नीचे वाला, इसका मतलब नीचे वाले में फॉर्मूले में कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, तो भाई थोड़ा ध्यान से देखें, तो फॉर्मूला नीचे क्या बन रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है cos 2x, दी मेन डेविल ऑफ द पेपर, पेपर का असली डेविल कौन है यही है। तो यानी कि cos 2x से फॉर्मूला अगर आपको सारे याद है तो आप है राजा, ठीक है, आप ही जीतेंगे। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आरंभ है प्रचंड। ये क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को करते ही, ठीक है। और जिस बच्चे ने पिछले क्वेश्चन में पूरा दिमाग लगाया और पिछला क्वेश्चन को अगर थोड़ा अच्छी तरह एनालाइज करा है तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाएगा। ध्यान से देखिए, तो हमने अगर 10-20 की वैल्यू दे रखी है पी, और इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा ध्यान से अगर मैं देखूं तो सर पिछले वाले जो क्वेश्चन में जो फॉर्मुला लिखवाया था कहीं ना कहीं उसके फॉर्मुला जैसे ही लग रहा है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं वो फॉर्मुला तो प्लस का था। अब tan a माइनस बी का फॉर्मुला अगर मैं देखूं तो tan a माइनस tan b होता है अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। तो सर ये तो मौज हो गई, बिल्कुल सेम सेम सा है, इसका आरएचएस इससे मैच कर रहा है, मैच करते इसका मतलब क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं tan 160 माइनस 110, तो उसको देखते हैं आंसर में क्या आएगा, सर ये तो tan 50 हो गया, tan 50 हो गया, तो सर tan 50 हो गया तो फिर अभी भी मजा नहीं आ रहा, tan 50 होने के बाद ये तो बात तो समझ में आ गई कि tan 50 हो गया, पर tan 50 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर तो p की टर्म्स में लाना है, इसका मतलब जो 50 वाला हिस्सा है ना वो आप लेके आएंगे किसी भी तरह आंसर के अंदर, ठीक है। तो 50 वाले को कैसे सिंप्लीफाई करें ये समझ नहीं आ रहा, तो 50 वाले के लिए हम क्या करें, क्या कुछ भी करके हम इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ tan 90 माइनस 40, हाँ, तो ये कितना हो गया cot 40, अच्छा भाई 40 को लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan 40, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा tan 40 होने के बाद क्या हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ सर 2 थीटा का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि एंगल 2 थीटा वाले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको हाफ एंगल कर सकते हैं, कैसे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा। अपन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है ना कि जब साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है वो भी बिल्कुल इसके जैसा सही होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम सेम सा लगता है। तो ये प्लस माइनस की गलती है ना, हम लोग कर देते हैं पेपर में, ठीक है। साइन वाले में प्लस आता है, कॉस वाले में क्या आता है, टेन वाले में क्या आता है, माइनस आता है। तो साइन वाले में क्या आता है प्लस, टेन वाले में क्या आता है माइनस। आप पेपर में कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि जो टैन होता है, टैन यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर जब टैन लगती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, स्किन क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इसका मतलब टैन वाले में क्या लगता है माइनस, और टैन वाले में माइनस लगेगा तो साइन वाले में क्या लगेगा प्लस लगेगा। एक बात देख ली। दूसरी बात, जब tan टू थीटा से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा हाफ। एंगल क्या हो जाएगा भाई, एंगल हो जाएगा हाफ। तो एंगल हाफ हो जाएगा तो मैं लगा दूं एक बार फॉर्मूला नीचे नीचे। तो नीचे नीचे अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा नीचे नीचे, ये बन जाएगा 2 tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये ऊपर कितना जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन कितना जाएगा 2 tan 20, और tan 20 क्या था p, तो ये कितना होगा ये, और ये आंसर कौन सा बन रहा है भाई 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2p। ऑप्शन ए इज दी, तो क्या बन रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमने भाई कुछ एमसीक्यूज और कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए।